हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जैव विकास के प्रमाण यानी कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जैव विकास का मतलब क्या है कि पुराने यानी कि पूर्ववर्ती सिंपलर यानी कि सरल प्रकार के जीवों से आजकल के कॉम्प्लेक्स जटिल जीवों का मॉडिफिकेशन द्वारा यानी कि रूपांतरण द्वारा बनना या बनने की प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है, इवोल्यूशन कहलाती है। इवोल्यूशन हुआ है, इसको सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयोग दिए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख एविडेंसेस यानी कि प्रमाण हम पढ़ेंगे। पहला प्रमाण है हमारा जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण से मतलब क्या है कि जीवाश्मों से प्रमाण। जीवाश्म होते क्या है कि जीव जो पुराने जमाने में जीव पाए जाते थे उनका रॉक्स में यानी कि चट्टानों में या किसी अन्य स्थान पर संरक्षित हो जाना यानी कि प्रिजर्व्ड हो जाना, या उनके किसी इंप्रेशन यानी कि छाप का किसी चट्टान आदि में प्रिजर्व हो जाना, संरक्षित हो जाना, इसे हम जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म जीवों के शेष पदार्थ हैं, शेष भाग हैं या पूरी बॉडी है जो संरक्षित हो जाती है चट्टान आदि में, या उनके छाप हैं जो चट्टानों आदि में संरक्षित हो जाती है। पहले केवल जीवों के जो अवशेष हैं या जीवों की जो बॉडी है या केवल उनका जो पार्ट्स है उनको ही जीवाश्म माना जाता था, लेकिन आजकल जीवाश्म की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। जीवाश्म की डेफिनेशन का मतलब क्या है आजकल कि कोई भी पुराने जमाने में पाए जाने वाले, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों का कोई भी भाग, पूरी बॉडी, कोई पार्ट, कोई उनका इंप्रेशन यानी कि छाप, कोई उनका गहना, कोई उनका बर्तन या कोई भी ऐसी चीज जो प्राचीन जीवों के बारे में बताए, वो जीवाश्म कहलाती है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। पैलेंटोलॉजी दो प्रकार की होती है, जू पैलेंटोलॉजी और फाइटोप्लैंटोलॉजी, यानी कि प्लांट के लिए प्लांटोलॉजी और एनिमल के लिए प्लांटोलॉजी। अब जीवाश्म जैव विकास के सबसे सीधे, सबसे स्पष्ट और सबसे रिलायबल एविडेंस देते हैं, प्रमाण देते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से हमें पता क्या चलता है कि जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, सबसे पहले कि जो प्राचीन चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो सरल प्रकार के सिंपलर टाइप के होते हैं। जो नवीन चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रकार के होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सरल प्रकार के जीवों से कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ होगा। दूसरा, जो प्रारंभ में एक कोशिकीय प्रोटोजोन्स बने और बाद में उनसे बहुकोशिकीय जंतुओं का निर्माण हुआ होगा। तीसरा, जो कुछ जीवाश्म होते हैं वो दो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग वर्गों के लक्षणों को प्रकट करते हैं, जैसे आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स जो होता है पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग दो के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि ये सिद्ध करता है कि पक्षियों का विकास रेप्टाइल से हुआ होगा। चौथा, पादपों में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि आवर्तबीजी होते हैं, और जंतुओं में मैमल्स सबसे ज्यादा विकसित होते हैं और इनके जीवाश्म बाद वाली चट्टानों में पाए गए, और इनसे पुराने जो जीव थे उनकी जो जीवाश्म थे वो उनसे पुरानी चट्टानों में पाए जाएंगे। जीवाश्मों के अध्ययन से हम किसी भी जीव की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि विकासीय इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। मैन के, हॉर्स के या एलिफेंट के, किसी भी जीव के जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी उसका विकास किस किस प्रकार के जीवों से हुआ होगा, किन किन जीवों की परिस्थितियों से, किस किन स्थितियों से होकर वो यहाँ तक पहुंचा है, इससे हम जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। अब सेकेंड एविडेंस है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण यानी कि एविडेंस फ्रॉम कॉम्पैरेटिव मॉर्फोलॉजी। जीवों में सरलता जो समानता होती है वो दो प्रकार की होती है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से कुछ समानताएं प्रदर्शित करते हैं, कुछ असमानताएं प्रकट करते हैं। तो जीवों में जो समानताएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है।
समजातता यानी कि होमोलॉगी और समरूपता यानी कि एनालॉगी। होमोलॉगी का मतलब क्या है कि किसी भी दो या दो से ज्यादा प्रकार के जीवों में यानी कि जीवों में पाई जाने वाली वह समानता जिसमें ओरिजिन यानी कि उद्भव और भ्रूणीय विकास और संरचनाएं समान होती हैं लेकिन वो कार्य भिन्न भिन्न करते हैं, होमोलॉगी कहलाती है। जबकि एनालॉगी में उसका उल्टा होता, रिवर्स होता है कि इसमें संरचनाएं असमान होती है, भ्रूणीय विकास डिफरेंट होता है, उद्भव अलग होता है लेकिन काम सेम करते हैं। तो इसमें समान जो होंगे, एम्ब्रियोनिक विकास होगा, भ्रूणीय विकास होगा, उद्भव होगा, समान संरचनाएं होंगी लेकिन काम भिन्न भिन्न होंगे। और इसमें संरचनाएं भ्रूणीय विकास भिन्न भिन्न होंगे लेकिन काम समान होंगे। पहले हम होमोलॉगी के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोलॉगी का मतलब क्या है कि भ्रूणीय विकास, उद्भव और संरचना समान और कार्य भिन्न। जैसे पहला एग्जांपल है इसका मैमल्स यानी स्तनधारियों के अग्रपाद। मैमल्स में जो अग्रपाद है और जो पश्चपाद है दोनों ही वो होमोलॉगी प्रदर्शित करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है। और जो ऑर्गन्स होमोलॉगी प्रदर्शित करते हैं उन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो स्तनधारियों के अग्रपाद और स्तनधारियों के पश्चपाद दोनों ही होमोलॉगी के एग्जांपल यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये मतलब क्या है कि जो फोर लिम्ब्स है यानी कि अग्रपाद, जो आगे वाले पाद है, ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग काम करने के लिए रूपांतरित है। जैसे अगर हम हॉर्स की बात करते हैं, घोड़े की बात करते हैं, तो घोड़े में अग्रपाद दौड़ने के लिए मॉडिफाइड है। हमारे में अगर हम बात करें तो हमारे में अग्रपाद ग्रैस्प करने, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग की बात करें तो वो आगे के लिए बैलेंस बनाने के लिए होता है। फ्लिपर्स हैं जो वो तैरने के लिए बने होते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में फोर लिम्स की संरचना वही है, बोन्स वही है, रेडियस ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, सेम बोन्स होती है, संरचना सेम होती है, फेलेंजिस सेम होती है, उंगलियां सेम होती है, लेकिन वो अलग अलग कार्य के लिए मॉडिफाइड होती है। हमें पकड़ने के लिए है, हॉर्स में दौड़ने के लिए है, और हमें चलने के लिए भी हो सकते हैं। फोर जो क्वाड्रपेडल्स होते हैं, चार पाद वाले होते हैं। इसके बाद कीटों के मुख उपांग यानी कि माउथ पार्ट्स भी होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है। ये बेसिकली तीन भागों से मिलकर होते हैं, लैब्रम, मैक्सिला और मैंडिबल्स। लेकिन कॉकरोच में ये बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं। बाइट माने काटना और च्यूइंग माने चबाना। और मधुमक्खी में च्यूइंग और लैपिंग टाइप के होते हैं, यानी इसको चबाकर लैप करना। और मच्छर में पायल्सिंग और सकिंग यानी कि पायल्स माने भेद कर, सक माने चूसना, भेद कर चूसने के लिए होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में लैग यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में लैग, जैसे कॉकरोच में वो चलने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। मधुमक्खी में वो पोलन ग्रहणता, पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए यूज होती है। स्ट्रक्चर सेम होती है उनकी। बोगेनविलिया के कांटे यानी कि थॉर्न्स और कुकुरबिट्स के टेंडल्स यानी कि प्रताल, दोनों ही कक्षस कलिका के मॉडिफिकेशन है। बोगेनविलिया के कांटे प्रोटेक्शन में यूज होते हैं, सुरक्षा में यूज होते हैं, जबकि कुकुरबिट्स के टेंडल्स होते हैं, हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स होती है, वायर लाइन स्ट्रक्चर होती है, जो उसको ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती है, उसको आगे ले जाने में हेल्प करती है। इसके बाद जो एनालॉगी है, एनालॉगी का मतलब क्या है, वो इससे उल्टा है। संरचना असमान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास अलग, उद्भव अलग, लेकिन कार्य समान। जैसे पक्षी, बैट और कीट, यानी कि पक्षियों के, बैट के और कीटों के जो पंख होते हैं उनका एक ही काम होता है, उड़ना। लेकिन पक्षियों में जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो पूरे जो आगे वाले हैंड होते हैं, मतलब आगे वाले जो फोर लिम्स हैं, अग्रपाद, वो पूरे के पूरे मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। बैट यानी कि चमगादड़ में जो फिंगर्स होती है, इन फिंगर्स के बीच की जो स्किन होती है, ये आगे मॉडिफाइड हो जाती है, उसे पैटेजियम बोलते हैं, ये उड़ने में हेल्प करती है। जबकि कीटों में जो पंख होते हैं वो मेम्ब्रेन निकलती है
बॉडी से। तो तीनों की संरचना अलग अलग है, एक में पूरा हाथ है, मतलब पूरे 4 लिम्स है, एक में 4 लिम्स का थोड़ा सा बीच की स्किन है, और एक में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलती है बॉडी से। लेकिन काम तीनों में सेम ही होता है, क्या? उड़ने का काम होता है। सेकंड है मछली का पेल्विक फिन यानी कि पखने, और सील का फ्लिपर यानी कि चप्पू। पेल्विक फिन एक अलग स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसमें बोन्स नहीं होती, लेकिन सील का फ्लिपर हमारा जो 4 हैंड होते हैं यानी कि अग्रपाद होते हैं, वो फ्लिपर्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो दोनों की संरचनाओं में अंतर है, लेकिन दोनों ही काम क्या कर रहे हैं? स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। मधुमक्खी का टंक यानी कि स्टिंग, और बिच्छू का स्टिंग यानी कि टंक, दोनों का काम एक ही है, पॉइजन को बॉडी में ट्रांसफर करना। लेकिन जो मधुमक्खी का जो स्टिंग है वो मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है, रूपांतरित ओविपोजिटर होता है। ओविपोजिटर एक स्ट्रक्चर होती है जो स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए यूज होती है, जो केवल क्वीन में डेवलप हो पाती है, लेकिन वर्कर्स में डेवलप नहीं होती। जो फीमेल्स होती हैं वर्कर्स, उनमें डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि वो स्टेराइल होती है, बंजर होती है, उनमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती। इसलिए वहां ओविपोजिटर डंक में यानी कि स्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जो हाइट की सुरक्षा में हेल्प होती है। बिच्छू का डंक लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, लास्ट जो एब्डोमेन का खंड होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, और पीछे से लास्ट एब्डोमेन एगमेंट जो होता है वो स्टिंग बनाता है। तो दोनों की संरचनाओं में अंतर है, लेकिन काम एक ही, क्या? स्टिंग की तरह काम करना, अर्थात पॉइजन को ट्रांसफर करना। मनुष्य के हाथ और हाथी का ट्रंक दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। वो नोज है हाथी का ट्रंक, जबकि मनुष्य के हाथ 4 लिम्स है, लेकिन दोनों काम क्या? ग्रैस्प करना, किसी भी चीज को पकड़ना। तो पकड़ने का काम हमारा हाथ करता है, हाथी का वही काम ट्रंक करते हैं। रस्कस का फाइलोक्लेड और पत्ती। फाइलोक्लेड क्या होता है कि स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फूड बनाने के लिए, तब उस संरचना को हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। और पत्ती का काम होता है फूड। दोनों की स्ट्रक्चर अलग है, वो लीफ है और वो तना है, स्टेम है, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। ये शकरकंदी और ये आलू, लेकिन दोनों का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। तो काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन संरचनाएं अलग अलग है। अब समरूपता और समजातता के साथ हमें 2 चीजें और समझ में आनी चाहिए: अपसारी जैव विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और अभिसारी जैव विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जो होमोलॉगी है यानी कि होमोलोगस ऑर्गन है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अडैप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं और अडैप्टिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। जबकि अभिसारी विकास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन समरूपता उसको प्रदर्शित करती है, यानी कि एनालॉगी अभिसारी विकास को प्रदर्शित करते हैं। पहले हम अपसारी जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। अपसारी जैव विकास का मतलब क्या है कि जातियों का विकास समान पूर्वज से, एक समान पूर्वज से विभिन्न जातियों का जो विकास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। विभिन्न जातियों का विकास समान पूर्वज से। जबकि एनालॉगी में उल्टा है कि समान वातावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न जीवों के समूहों में समान लक्षणों का विकसित होना, यानी कि यहां पर क्या हुआ? एक समान टाइप के पूर्वज से अलग अलग प्रकार की जातियों का विकास हुआ। यहां पर अलग अलग प्रकार के जीवों में समान संरचनाओं का विकास हुआ। तो अडैप्टिव रेडिएशन और अडैप्टिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि एक समान प्रकार के पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। तो अपसारी जैव विकास से विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल का विकास जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब होमोलोगस ऑर्गन डेवलप कैसे होते हैं? कि डेवलप जैसे डार्विन फिंचेस भी इसका एग्जाम्पल है। तो गैलापागो आइलैंड पर जब डार्विन ने एक बर्ड का अध्ययन किया जिसे बाद में डार्विन फिंचेस कहा गया, तो उन्होंने जो एक वहां पर उन्होंने क्या कहा कि वहां पर अफ्रीका से एक जीव मतलब एक बर्ड की प्रजाति वहां पहुंची, और वहां जाने के बाद क्योंकि वहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं था, तो उसके कुछ मेंबर्स एक दिशा में, कुछ मेंबर्स दूसरी दिशा में, कुछ मेंबर तीसरी दिशा में, कुछ मेंबर चौथी दिशा में, कुछ मेंबर्स इधर उधर चले गए, यानी कि हर अलग अलग जगह पर मेंबर्स पहुंचने लगे। और वहां पर
अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपने आप को विकसित करना स्टार्ट किया। विभिन्न प्रकार की बर्ड्स ने अपने अंदर विभिन्न प्रकार की चोंचों का निर्माण करना प्रारंभ किया। तो इससे क्या हुआ कि संरचना उनकी समान है, क्योंकि अगर चोंच विकसित हो रही है, चोंच की संरचना सब में सेम है, लेकिन वो काम अलग अलग कर रही है। कोई टफ चीज को तोड़ने के लिए, कुछ इंसेक्ट खाने के लिए, कुछ किसी पेड़ में छेद करने के लिए, तो अलग अलग काम के लिए मॉडिफाइड होने लगी, लेकिन संरचना सबकी सेम थी। इसी प्रकार से कि अपसारी जैव विकास से विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल यानी मैमल्स जो होते हैं उनका विकास हुआ। अब स्तनधारियों में जो लिम्स हैं, विभिन्न कार्य जैसे चढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, तैरने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, बोरोइंग के लिए और अन्य कार्यों के लिए अडैप्ट हुए, विकसित हुए। तो ये काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इनकी संरचना सेम है, लिम्ब की संरचना सब में सेम है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। अब तो अपसारी जैव विकास का मतलब क्या है कि समान पूर्वज से अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियों का विकसित होना, अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का विकसित होना समान संरचना से। जबकि अभिसारी विकास का मतलब क्या है कि एनालॉगी अभिसारी विकास शो करती है, उससे स्पष्ट होता है कि जो समान वातावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न समूहों के जीवों में समान लक्षण विकसित हो गए। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह से आकर एक जगह आ गया, तो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो एक ही जगह पर आ गए हैं और वहां की वातावरणीय कंडीशन सेम है, यानी कि वहां के लिए वातावरण जो परिस्थितियां हैं वो सभी जीवों के लिए समान है। तो इसीलिए अगर वो वातावरणीय परिस्थितियां समान है तो उन्हें आवश्यकता भी समान होगी। उनमें अगर मॉडिफिकेशन होगा, रूपांतरण होगा, तो वो भी वातावरणीय परिस्थितियों के साथ होता है। और सबके लिए वातावरणीय परिस्थितियां समान है, तो इसीलिए उनमें जो होने वाला विकास है, तो जो उनमें होने वाला रूपांतरण है, उनमें जो होने वाला मॉडिफिकेशन है, वो भी सब में सेम होगा। इसका मतलब वो कार्य सभी सेम करने लगेंगे, लेकिन उनकी संरचना अलग होंगी क्योंकि वो अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स एक जगह आते हैं, समान वातावरणीय परिस्थितियों में रहने के कारण उनमें समान प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं, यानी कि वो एनालॉगी शो करते हैं और इसे अभिसारी विकास बोलते हैं। और जब एक जगह के एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह फैल जाते हैं, वहां पर अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियां होती है, इससे जस्ट रिवर्स है। अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में उनमें होने वाले मॉडिफिकेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो समान संरचना वाली चीज अलग अलग कार्य करने लगती है, अलग अलग मॉडिफाइड हो जाती है। इसे हम बोलते हैं अपसारी जैव विकास यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इसको एडेप्टिव रेडिएशन और एडेप्टिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। होमोलॉगी और एनालॉगी के बाद, समजातता और समरूपता के बाद, अब हम जैव विकास के अन्य प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा प्रमाण है जैव रसायन प्रमाण यानी कि मॉलिक्यूलर एविडेंस। विभिन्न प्रकार के जीवों में, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाने वाले रसायन पदार्थ, प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन एटसेट्रा समान होते हैं और समान प्रकार के एंजाइम, समान प्रकार के हार्मोन, समान प्रकार के रसायन यह सिद्ध करते हैं कि जैव विकास हुआ होगा और समान जातियों के सदस्यों से विभिन्न अलग अलग प्रकार की जातियों का निर्माण रहा होगा। जैसे ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है डाइजेशन में, वो लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिजम्स तक पाया जाता है। एटीपी एनर्जी का सोर्स होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिजम्स तक पाया जाता है। और भी बाकी जो बॉडी के अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं, जो रसायन पाए जाते हैं, जीन्स के द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट सब में सेम होते हैं। और भी बहुत सारे रसायन जो होते हैं वो जीवों में समान होते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि समान प्रकार के जीवों से विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास हुआ होगा, यानी कि जैव विकास हुआ होगा। नेक्स्ट वन है तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण यानी कि एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एक फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल से नए ऑर्गेनिज्म के बनने के जो प्रोसेस होता है उसके अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि सिंगल सेल फीमेल गैमेट से नए ऑर्गेनिजम्स का बनने की जो प्रक्रिया है उसके अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी भी जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जैव विकास हुआ होगा, एम्ब्रियोलॉजी सिद्ध करती है, क्योंकि अधिकांश जंतुओं में जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं, जो स्टेजेस होती हैं वो समान होती हैं।
इससे यह सिद्ध होता है कि जीवों में जैव विकास रहा होगा। जो जंतु हैं उनमें जो प्रारंभिक भ्रूण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता जाता है भ्रूणों में अंतर बढ़ता चला जाता है। तो इससे भी क्लियरली प्रूव हुआ है कि जो समान प्रकार के पूर्वजों से विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास हुआ होगा। इसमें हमें दो नियम पढ़ने हैं, बेयर का नियम और पुनरावर्ती सिद्धांत यानी कि बायोजेनेटिक नियम। बेयर ने कहा कि सभी कशेरुकी जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्तन की अधिकांश अवस्थाएं समान होती है, यानी कि पहले मरोला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, फिर 3 जर्म लेयर्स और उनसे फिर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जीवों का विकास रहा होगा और जीवों ने विकास करके नई जातियों का विकास किया गया, यानी कि जीवों में मॉडिफिकेशन से नए ऑर्गेनिज्म बने। पुनरावर्ती सिद्धांत या बायोजेनेटिक नियम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की व्यक्तिगत उसके जातिगत की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि ऑन्टोजेनी, रिपीट, फाइलोजेनी, यानी कि जो उसका फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसका विकास कैसे हुआ होगा, और ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि जो उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल विकास होता है, यानी कि भ्रूणीय विकास होता है, उसे ऑन्टोजेनिक होते हैं, यानी कि जो भ्रूण में अवस्थाएं बनती हैं वो उसकी पुरानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, विकासीय अवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं। जैसे मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है वो मछली से समानता प्रदर्शित करता है और वो फिश से समानताएं प्रदर्शित, मेंढक से समानताएं प्रदर्शित नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि फिश से यानी कि मछलियों से एम्फीबियंस का विकास हुआ होगा। कुछ समानताएं जो फिश में होती हैं और टेडपोल लार्वा में होती हैं कि फिश जो होती है उसमें हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। जो फिश ये एम्फीबियंस होते हैं, मेंढक जो होता है फिर पानी में भी रह सकते हैं और थल रह सकते हैं, लेकिन जो टेडपोल लार्वा होता है वो केवल कहाँ रहता है, पानी में रहता है। फिश में गिल्स पाई जाती हैं, जबकि मेंढक में यानी कि एम्फीबियंस में लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन टेडपोल लार्वा में गिल्स पाई जाती है, लंग्स बाद में विकसित होते हैं। और इसी प्रकार के अनेक समानताएं होती हैं जो फिश में और टेडपोल लार्वा में होती है। अपीयरेंस भी वो फिश जैसा दिखाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मछलियों में विकास होकर एम्फीबियंस का निर्माण रहा होगा। अब जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं उनमें जो भ्रूणीय अवस्थाओं में एक एग्जाम्पल मानव के हृदय का है कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर होता है, 4 कोशिकीय होता है। तो मानव के जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 3.5 चैम्बर होते हैं। एलिगेटर और गैवेलिस और क्रोकोडाइल को छोड़कर उनमें 4 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जब हम मनुष्य के भ्रूणीय विकास का अध्ययन करते हैं तो उसमें हार्ट पहले 2 चैम्बर्ड बनता है, फिर 3 चैम्बर्ड बनता है और लास्ट में फिर वो 4 चैम्बर्ड बनता है। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है, हमारा जो विकास हुआ है वो ऐसे जंतुओं से रहा होगा जिसमें पहले हार्ट 3 चैम्बर्ड रहा होगा, उससे वाले पहले वाले जंतुओं में 2 चैम्बर्ड रहा होगा, तो 2 चैम्बर्ड वालों से 3 चैम्बर्ड वाले हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म वाले, 3 वालों से 3.5 वालों से 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ होगा। इससे भी जैव विकास सिद्ध होता है। इसके बाद लास्ट वाला है कि जैव भौगोलिक प्रमाण यानी कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, कि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों, प्लांट्स, एनिमल्स आदि का जो वितरण होता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम उसे जीव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी बोलते हैं। जबकि पृथ्वी का जो अध्ययन होता है वो जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान कहलाता है। और किसी भी जगह पर, किसी विशेष जगह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरा, और जो किसी भी विशेष जगह पर पाए जाने वाले जंतु यानी एनिमल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं फौना। तो जो एल्फ्रेड रसेल ने पूरी अर्थ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने उन पूरे वर्ल्ड के एरिया को 6 अलग अलग भागों में या रीजन्स में या रेलिम्स में डिवाइड किया, जिसमें नियोर्टिक रीजन, प्ली आर्टिक, नियोपैट्रिकल,
ऑस्ट्रेलियन, इथोपियन और ओरिएंटल रीजन रहे। और इन रीजन्स में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और ये जीव अलग अलग जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वितरित होते हैं, उससे सिद्ध होता है कि जैव विकास हुआ होगा। वहां से कुछ जीव उठकर दूसरी जगह चले गए होंगे, वहां पर जाकर उन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके, रूपांतरित करके उन्होंने अपनी दूसरी जातियों का विकास किया होगा। जैसे कीवी केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ऊंट जो है केवल एशिया में पाया जाता है, जबकि उसका रिश्तेदार लेमना जो होता है वो अमेरिका की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटोथीरियंस होते हैं वो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, मार्सुपियल केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एलिफेंट और लॉयन इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा डार्विन फिंचिस केवल गैलापागो आइलैंड्स में पाई जाती हैं, जिराफ, जेब्रा और हिप्पोपोटामस केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके बहुत रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से, असतत वितरण से ये सिद्ध होता है कि जैव विकास हुआ। केवल इनका विकास यहाँ से, जीव आगे वहां चले गए किसी और जगह, वहां जाकर किसी और जाति में ये विकसित हो गए। पैलेंटोलॉजिकल यानी कि जीवाश्म विभाग से प्रमाण और बायोजियोग्राफिकल प्रमाण सबसे पुख्ता या सबसे अच्छे प्रमाण होते हैं जैव विकास के। और फिंचिस जो है गैलापागो आइलैंड की जो डार्विन ने फिंचिस बताई, वो एविडेंस देती है बायोजियोग्राफिकल रीजन का कि अफ्रीका से कुछ बर्ड्स वहां पहुंची, वहां जाकर अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में वहां पर वो फैल गई और वहां जाने के बाद इन्होंने अपने आप को उस जगह के हिसाब से मॉडिफाइड किया और एक समान प्रकार की जाति से अलग अलग प्रकार की जातियों का विकास हुआ। और वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से, वातावरणीय कंडीशंस के हिसाब से, ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से वहां पर अलग जीव में, अलग जाति में वो मॉडिफाइड हो गई, रूपांतरित हो गई, विकसित हो गई, यानी कि उनमें जैव विकास हुआ है। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस जो होते हैं वो भी ये सिद्ध करते हैं कि जीवों में जैव विकास हुआ होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।